सभी को नमस्कार जोहार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अरस्तू के शिक्षा सिद्धांत के बारे में, जिसे हम मुख्य बिंदुओं द्वारा समझेंगे। प्रथम बिंदु में हम समझेंगे कि अरस्तू के शिक्षा योजना के बारे में या अरस्तू का शिक्षा सिद्धांत। दूसरे बिंदु में हम पढ़ेंगे अरस्तू के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तीसरे बिंदु में हम जानेंगे अरस्तू के अनुसार शिक्षा के कार्य क्या है। और अंतिम में हम जानेंगे अरस्तू के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं। अरस्तू के शिक्षा सिद्धांत या अरस्तू के शिक्षा प्रणाली को पर हम प्रथम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम भाग जो आता है वह जन्म से लेकर 7 वर्ष तक का है। द्वितीय प्रणाली या द्वितीय भाग में 7 से लेकर 14 वर्ष तक का है। और तृतीय प्रणाली या तृतीय भाग में 14 से लेकर 21 वर्ष तक का जो उम्र है उन बच्चों, ये 3 भाग हैं। इन 3 भागों में किस समय किस वर्ष में बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा, किस प्रकार से पालन पोषण करना चाहिए, इसकी व्याख्या अरस्तू ने की है, जिसे अरस्तू का शिक्षा सिद्धांत कहा गया है। तो प्रथम प्रणाली जो कि जन्म से लेकर 7 वर्ष तक का है, उसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें जन्म से लेकर 3 वर्ष जो कि प्रथम का प्रथम भाग है, और 3 से लेकर 5 वर्ष द्वितीय भाग, और 5 से लेकर 7 वर्ष ये तृतीय भाग। तो हम देखेंगे प्रथम प्रणाली या प्रथम भाग का पहला पॉइंट वह है जन्म से लेकर 3 वर्ष, जिसे अरस्तू ने शैशव अवस्था भी कहा है। इस समय में बच्चों के पालन पोषण और खुराक, स्वास्थ्य पर जो परीक्षण है उस पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। और अरस्तू का मानना है कि इस उम्र में बच्चों को माँ का दूध अधिक देना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध ही सबसे अधिक पौष्टिक होता है बच्चों के लिए। और इस उम्र में बच्चों को अधिक से अधिक जो है क्रियाशील बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जितना हिलेंगे डोलेंगे उसका शरीर उतना ही स्वस्थ और लाभदायक होगा। इस अवधि में बच्चों को ठंड सहन करना यानी ठंड सहन करने का अभ्यासी बनाना है, ऐसा अरस्तू का मानना है। फिर पहले पॉइंट का हम दूसरा पॉइंट देखेंगे जो कि 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का है। उसमें अरस्तू कहते हैं कि इस उम्र में शारीरिक गठन की ओर बहुत ध्यान देना चाहिए, शरीर के गठन पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और इस उम्र में जो है सो बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बोझ नहीं देना चाहिए, उन्हें पढ़ने लिखने के लिए अभी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा अरस्तू का मानना है। और इस उम्र में बच्चों को कहानियाँ या खेल खिलाने चाहिए जो कि उनके भावी जीवन में, आने वाले जीवन में उपयोगी हो। ऐसी कहानियाँ होनी चाहिए, ऐसे खेल होने चाहिए। इसके अलावा उन्हें कुसंगति यानी कि जो बुरे व्यवहार वाले लोग होते हैं, कुसंगत कहते हैं, या कुसंगति से उन्हें बचाना चाहिए और उन्हें अभद्र या अपशब्द सुनने से बचाना चाहिए। फिर तृतीय जो पॉइंट है, फर्स्ट का तीसरा पॉइंट, वह है 5 से 7 वर्ष की आयु। तो इस उम्र में उन्हें जो ऐसे उन कार्यों को करते हुए देखना चाहिए जैसे कि वो आने वाले जीवन में क्या करने वाले हैं। जैसे कि कोई किसान है तो उनका लड़का खेती करने वाला है, तो 5 से 7 वर्ष की आयु तक के बच्चों को खेती किस प्रकार से करते हैं मजदूर या उनके पिताजी, यह करते हुए उन्हें देखना चाहिए, ऐसा अरस्तू का विचार है। और इस आयु के बच्चों को भी अभद्र और अश्लील तथा बुरी वस्तुओं के प्रभावों से बचाना चाहिए। और शिक्षा के अधीक्षक को चाहिए, यानी कि जो उन्हें शिक्षा देने वाले हैं वो अधीक्षक, शिक्षक या गुरु को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जो है सो खाली समय में क्या कर रहे हैं, वो छुट्टी के समय क्या करते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब हम आते हैं द्वितीय भाग में या द्वितीय प्रणाली में, जो कि 7 वर्ष के उम्र से लेकर 14 वर्ष के उम्र तक का है। इस अवधि में लड़के या लड़की के शारीरिक विकास के साथ उन्हें कुछ पढ़ना लिखना भी सिखाना जाना चाहिए, ऐसा अरस्तू का विचार है। और इसके साथ ही वह चित्रकला पर जो चित्रकला की शिक्षण है
उस पर ध्यान देने के लिए बात रखते हैं। इसके अलावा उनके व्यायाम का प्रशिक्षण साहस पैदा करता है, इसलिए बच्चों को व्यायाम करना आवश्यक है, ऐसा अरस्तू का मानना है। पर इस उम्र में 7 से लेकर 14 वर्ष के उम्र में मतलब कि अधिक बल, जो अधिक कठोर कार्य या भारी कार्य जो है सो जो जिसमें अधिक बल का प्रयोग होता है, वैसे कार्य नहीं करवाना चाहिए, ऐसा अरस्तू का विचार है। बल्कि उनसे उतना ही शारीरिक कार्य करवाना चाहिए जिससे उन्हें मतलब उनका शरीर स्वस्थ रहे और उनका शरीर के जो आकार है वो बिगड़े नहीं। क्योंकि अधिक भार या अधिक बल वाला कार्य करने से उनके जो शरीर का ढंग है या शरीर का स्वरूप वो बदल जाएगा, वो सही आकार नहीं ले पाएगा, ऐसा अरस्तू का विचार है। और अरस्तू कहते हैं कि उनका कठोर व्यायाम नहीं करना, यानी वो कहते हैं कि जैसे कि खेल कूद, मुक्केबाजी और कुश्ती, इन हल्के कार्यों को करने के लिए वह कहते हैं। और अरस्तू के अनुसार इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए, यानी कि 7 से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक की जो शिक्षा है वह राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए, ऐसा अरस्तू का विचार है। तृतीय प्रणाली में हम देखेंगे जो कि 14 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की है। शिक्षा की तृतीय प्रणाली जो है सो 14 से 21 वर्ष तक की है। अब अरस्तू कहते हैं कि इस अवधि में जो बालक है वह सरकार के अनुरूप, यानी कि जैसी सरकार है, राज्य की जैसी व्यवस्था है, उनसे परिचित कराना चाहिए और उन्हें ऐसा मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए जो कि राज्य के अधीन रह सके। और उसमें से भी वो कहते हैं कि 14 से 17 वर्ष की आयु तक जो है सो उन्हें गंभीर अभ्यास करना चाहिए, अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, पुस्तकों का अभ्यास करना चाहिए, भाषा का ज्ञान लेना चाहिए। उसमें से वो कुछ रखते हैं जैसे कि चित्रकला हो गया, संगीत, अंकगणित और रेखागणित इत्यादि ऐसे ही विषयों का वो अध्ययन पर जोर देते हैं। लेकिन अरस्तु सबसे अधिक संगीत पर जोर देते हैं और अरस्तु यह भी कहते हैं कि संगीत जो है सो वह रूह का गुण है। संगीत की जो शिक्षा होगी तभी आदमी के जो रूह का है वो विकास हो सकेगा, ऐसा अरस्तु कहते हैं। इसके अलावा अगर संगीत की कला अगर सीखेगा मनुष्य तो उनके नैतिक जीवन में बहुत अधिक सहायक होगा और जो है सो मनुष्य नैतिकवान बन पाएगा। अरस्तु ने 18 से 21 वर्ष की उम्र तक की अवधि को व्यायाम और सैनिक प्रशिक्षण काल माना है, यानी कि इस आयु में व्यायाम और कड़ा परिश्रम करवाना चाहिए 18 से 21 वर्ष तक शारीरिक व्यायाम पर। अरस्तु ने इन दोनों अवधियों को एक दूसरे से पृथक रखकर मस्तिष्क और शरीर दोनों के विकास को स्वतंत्र और निर्बाध रखने पर जोर दिया है, यानी कि 14 से 17 ये जो है मानसिक विकास का काल है और 18 से 21 ये शारीरिक विकास का काल है, ऐसा अरस्तु का मानना है। मस्तिष्क और शरीर से एक ही समय में कार्य किया जाएगा तो यह ठीक नहीं होगा, ऐसा अरस्तु कहते हैं। क्योंकि शारीरिक कार्य जो अरस्तु कहते हैं कि जो शारीरिक कार्य करते हैं जब हम, तो हमारा मानसिक विकास रुक जाता है और जब हम मानसिक रूप से अधिक कार्य करने लगते हैं तो हमारा शारीरिक विकास रुक जाता है। इसे ही अगर इसे देखेंगे, अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो अपने आसपास जो शारीरिक रूप से ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, उनका शरीर जो है सो मानसिक रूप से जो अधिक सोचते हैं और जो अधिक ध्यान लगाते हैं, मतलब विषय पर ज़्यादा सोचते हैं, डिप्रेस रहते हैं, तो उनका जो है सो शरीर उस तरह से जो नॉर्मल होते हैं या जो खेलते कूदते हैं उनके जैसा खिल नहीं पाता है, वह थोड़े बहुत शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो यही कहते हैं अरस्तु कि एक ही समय में दोनों कार्य नहीं कराना चाहिए, यानी कि जब हम शारीरिक कार्य कराएंगे तब हमें मानसिक कार्य नहीं देना है और जब मानसिक कार्य कराएंगे बच्चों को तो उन्हें शारीरिक कार्य नहीं देना है, और दोनों में जो है संतुलन बना रहना चाहिए। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे कि अरस्तु के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास।
अरस्तू के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना चाहता है तो उसे अपनी शिक्षा योजना में बालकों को शारीरिक, मानसिक और नैतिक दृष्टि से उत्तम नागरिक निर्मित करने का प्रयास किया है। दूसरा है जो अरस्तू कहते हैं कि शिक्षा के कार्य जो है वह दूसरा में है शिक्षा का राजनीतिक उद्देश्य। अरस्तू ने शिक्षा को राजनीतिक का एक अंग माना है। उसने विभिन्न राजनीतिक विषयों के अध्ययन पर जोर न देकर यह कहा है कि राज्य के नागरिकों को शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक स्वरूप के जो सांचे हैं, यानी कि जैसे रीति रिवाज नियम हैं, उसमें ढालने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये शिक्षा का उद्देश्य है। और तीसरा है कि शिक्षा का नैतिक उद्देश्य जो है वो अरस्तू कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ज्ञान की अभिवृद्धि के बजाय चारित्रिक विकास को अधिक महत्व दिया है। यानी कि ज्ञान तो अगर किसी के पास कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, यानी कि लेकिन अगर उनके अंदर वो गुण नहीं है तो फिर वो बेकार है। तो अरस्तू कहते हैं कि नॉलेज पर नहीं, चरित्र पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। शिक्षा मानव जीवन में विनम्रता, उदारता, न्यायप्रियता आदि गुणों का संचार करती है। यानी कि जैसे कि एक श्लोक है ना, विद्या विनयम ददाति, यानी कि जिसके पास विद्या होती है वह विनम्र होता है, या विद्या से हमें विनम्रता मिलती है। तो विनम्रता, उदारता और न्यायप्रियता आदि। जैसे न्यायप्रियता यानी कि सत्यमेव जयते, यानी कि आपको स्वयं में सच्चा होना है। तो अरस्तू इसी प्रकार कहते हैं कि विनम्रता, उदारता, न्यायप्रियता आदि गुणों का संचार करती है। चौथा है कला का विकास। अरस्तू ने अपने शिक्षा सिद्धांत में दर्शन और विज्ञान के बजाय कला के विकास पर बल दिया है। उसने शिक्षा के कलात्मक उद्देश्य का महत्व स्वीकारते हुए जो है सो व्यायाम और संगीत पर विशेष जोर दिया है। जैसा कि अभी हमने पहले देखा कि अरस्तू क्या कहते हैं कि संगीत जो है सो वह रूह, मतलब व्यक्ति की जो रूह है ना, वह रूह है, मतलब रूह का गुण है। जो संगीत है व्यक्ति के रूह का गुण है, और जब तक रूह का विकास नहीं होगा आदमी, कोई भी मनुष्य नैतिकवादी नहीं बन सकता है। तो इसीलिए वह संगीत जो कि एक कला के अंदर आता है उसके विकास पर जोर देते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट की ओर देखेंगे। तो तीसरा पॉइंट हमारा है अरस्तू के अनुसार शिक्षा के कार्य क्या है। तो पहला है सद्जीवन की प्राप्ति। तो अरस्तू के अनुसार राज्य का प्रमुख उद्देश्य सद्जीवन की प्राप्ति है, और शिक्षा का जो प्रमुख कार्य है वह सद्जीवन की प्राप्ति में सहायता देना है। यानी कि उद्देश्य तो है सद्जीवन की प्राप्ति, लेकिन शिक्षा का जो है सो कार्य क्या है कि सद्जीवन प्राप्त करने में सहायता देना। जैसा कि आर.के. मिश्र ने लिखा है, शिक्षा के बिना सुखी और सदाचारी जीवन असंभव है। शिक्षा सुख या अच्छे जीवन की शर्त है और सदाचारी जीवन की प्राप्ति का साधन है। यानी कि आप बिना शिक्षा के सदाचारी जीवन नहीं जी सकते, ऐसा आर.के. मिश्र का कहना है। दूसरा हम पॉइंट देखेंगे कि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य। जो शिक्षा के कार्य है उसमें दूसरा पॉइंट है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य। मानव की 3 प्रकार की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में 3 प्रकार की क्रियाएं, पहला है चिंतनात्मक, दूसरा है क्रियात्मक और तीसरा है परिचर्यात्मक प्रमुख है। तो चिंतनात्मक भाग की जो भाग है वह संगीत की क्रिया विवेक है, और क्रियात्मक भाग की संगति क्रिया मॉरलिटी है, और परिचर्यात्मक भाग की मतलब संगति क्रिया आत्मसंयम है। यानी कि चिंतनात्मक यानी कि जब आप तभी चिंतन कर पाएंगे, कोई भी चीज़ के बारे में तभी सोच पाएंगे जब आप में विवेक होगा। विवेक ये शब्द है, इसका अर्थ होता है कि जब आप सत्य और जो झूठ है उन दोनों में अंतर करना सीख जाते हैं। जो बुद्धि जब सत्य को और झूठ को जब ये अलग अलग देख पाती है, तब उस जो गुण को है वो विवेक कहते हैं। हम उस बुद्धि की जो है बुद्धि की उच्चता को हम विवेक कहते हैं। और ये सब कब होगा, जब आपके पास नॉलेज होगा, तभी आप ये जान पाएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। दूसरा जो है सो क्रियात्मक भाग का संगति, वो मानते हैं मॉरलिटी,
यानी कि आदमी जो मॉरलिटी यानी नैतिकता, और फिर है परिचर्यात्मक भाग यानी जो है कि सेल्फ कंट्रोल आत्मसंयम। तो चिंतनात्मक का जो संगति है वह विवेक है, क्रियात्मक का जो संगति है वह नैतिकता है, और परिचर्यात्मक का जो संगति है वह आत्मसंयम है। इसमें से अरस्तु कहते हैं कि नैतिकता जो है सो नैतिकता आत्मसंयम से कहीं अधिक है, और कहते हैं वो कि विवेक जो है सो नैतिकता से अधिक है, यानी कि उसने आत्मसंयम को नैतिकता से ऊपर नैतिकता को आत्मसंयम से ऊपर रखा है और विवेक को नैतिकता से ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर में पहले स्तर पर विवेक है, दूसरे स्तर पर नैतिकता और तीसरे स्तर पर आत्मसंयम। अब हम तीसरे पॉइंट की ओर देखेंगे जो कि है अच्छे नागरिकों का निर्माण। शिक्षा का उद्देश्य में तीसरा पॉइंट है अच्छे नागरिकों का निर्माण। अरस्तु शिक्षा द्वारा अच्छे नागरिक निर्माण करना चाहता है। व्यक्ति के अंदर पशुत्व, वासना और विवेक तीनों है, यानी कि व्यक्ति के अंदर क्या है, पहले ऐसे है ना कि मानव का हिस्ट्री पढ़ेंगे कि मानव विकास का, तो पहले मानव हनुमान मतलब मानव वानर थे या जो है सो बंदर थे, ऐसा मानना है। तो पशुत्व के गुण भी है, वासना और विवेक तीनों ही है। शिक्षा के द्वारा अपने वासनात्मक जीवन में व्यक्ति आत्मसंयम लाता है और विवेक की क्षमता को बढ़ाता है। व्यक्ति जब न्याय और कानून की अवज्ञा करता है तो सबसे बुरा पशु बन जाता है, ऐसा अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति जब न्याय कानून की अवज्ञा करता है यानी अवहेलना करता है या नहीं मानता है, साफ साफ शब्दों में कि जब वह कानून को नहीं मानने लगता है तो वह सबसे बुरा पशु बन जाता है, ऐसा अरस्तु कहते हैं। जब वह दुष्चरित्रता में पड़ता है तो वह सबसे भयानक पिशाच बन जाता है। इसलिए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सभी को राज्य के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ऐसा अरस्तु कहते हैं। चौथा पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्य में कि राज्य के मूल सिद्धांतों का प्रवर्तन, यानी शिक्षा राज्य के मूल सिद्धांतों के प्रति जनमत तैयार करती है। राज्य के कानून और आदेशों के प्रति लोगों में श्रद्धा पैदा करती है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा की योजना राज्य द्वारा चलाई जाती है, अतएव यह स्वाभाविक है कि राज्य की शिक्षा का उद्देश्य राज्य के प्रति श्रद्धा और निष्ठा के भावों को जागृत करना है। शिक्षा इसीलिए राज्य के हितों का सबसे बड़ा संरक्षक है और वाहक है। शिक्षा के द्वारा ही लोगों में राज्य की आज्ञा व कानूनों के पालन की जो प्रवृत्ति है उसे पैदा की जा सकती है। पांचवा पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्य में कि सामाजिक गुणों का विकास। शिक्षा का कार्य मनुष्य में सामाजिक गुणों का विकास करना है। शिक्षा मनुष्य में सहयोग, सामंजस्य, सहिष्णुता आदि गुणों का विकास करती है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो वह सहिष्णु नहीं होगा। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो वह सहयोगी नहीं होगा, वह किसी को सहयोग नहीं करना चाहेगा। और अगर व्यक्ति के पास नॉलेज यानी कि शिक्षा नहीं होगा तो सामंजस्य यानी कि टीम वर्क नहीं होगा, ऐसा अरस्तु का मानना है। अब हम अगले और अंतिम पॉइंट की ओर चलेंगे, अंतिम बिंदु की ओर चलेंगे, जिसमें है हम देखेंगे कि अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं, जिसमें हम पहला पॉइंट हमारा पहला बिंदु है शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण। अरस्तु के अनुसार राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति की प्रकृति को शासन और संविधान के अनुकूल ढालना पड़ता है ताकि वे राज्य के स्वरूप के साथ संगति रखे। सच ही है कि अभी क्या है कि अगर हम अपने देश के राज्य के शासन व्यवस्था को नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण हम कई बार उलझन में पड़ जाते हैं और हम अपने ही राज्य राष्ट्र के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तो अरस्तु कहते हैं कि अगर बच्चों को उसी अनुसार राज्य के अनुरूप ढाला जाए तो यह राज्य के विकास में हाथ बटाएंगे। यह तभी संभव है जब पद्धति पर राज्य का नियंत्रण है, यानी
किस पद्धति? शिक्षा पद्धति पर अगर राज्य का नियंत्रण होगा तभी यह संभव है अरस्तु। और इसीलिए वह कहते हैं कि शिक्षा जो है सो राज्य के अधीन होनी चाहिए। उसके दूसरा पॉइंट पर हम देखेंगे कि शिक्षा राज्य का दायित्व है, यानी कि शिक्षा मिले सभी नागरिकों को, यह दायित्व राज्य का है, ऐसा अरस्तु का मानना है। तो व्यक्ति के विकास का जो साधन है वह क्या है? शिक्षा है। राज्य व्यक्ति का अधिक विकसित रूप है और अधिक नैतिक है, वह लौकिक जीवन के लिए साध्य है। जो शिक्षा का साधन है वह मीमांस के सिद्धांत में अरस्तु साधन को साध्य द्वारा नियंत्रित कर उसका सही मार्गदर्शन कराना चाहते हैं। राज्य के जो ऊपर इसलिए समस्त शिक्षा देने का उत्तरदायित्व है। अब तीसरे पॉइंट पर हम देखेंगे जो तीसरी विशेषता है, तीसरा बिंदु, वह है व्यावसायिक प्रशिक्षण का विरोध। जो अभी क्या है कि जो हमारा शिक्षण प्रणाली है वह व्यावसायिक हो गया है। अरस्तु ने व्यावसायिक प्रशिक्षण को अपनी शिक्षा योजना में सम्मिलित नहीं किया है, यानी कि अभी पैसे देकर आप पढ़ाई करते हैं, पर अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा व्यवसाय नहीं होना चाहिए। व्यवसाय, उद्योग तथा अन्य आर्थिक प्रकृति के कार्यों में लगे हुए लोगों को उसने नागरिकों में स्थान नहीं दिया है। अतएव स्वाभाविक ही था कि यह व्यावसायिक प्रशिक्षण को अपनी शिक्षा योजना में स्थान न दें। अब चौथा बिंदु हम देखेंगे, यानी कि चौथा विशेषता अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत की, तो वह है शिक्षा के मूलभूत विषयों पर बल। यानी कि जो मूलभूत विषय हैं, कौन कौन से विषय पढ़ाने चाहिए, उस पर अरस्तु ने बल दिया है। जिसमें कौन से तो पढ़ना, फिर लिखना, फिर शारीरिक प्रशिक्षण जिसमें कुश्ती है, खेल कूद है ना, और क्या मुक्केबाजी है, फिर संगीत, चित्रकला, ऐसे अनेक कला में संगीत पर अधिक बल दिया है। उन्होंने रूह का गुण कहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रमुख विषय माना है। ये धनोपार्जन, ज्ञान प्राप्ति तथा अनेक राजनीतिक कार्यों के लिए उपयोगी विषय है। शारीरिक प्रशिक्षण मुख्य रूप से साहस के गुण का विकास करता है। संगति की शिक्षा को पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए मिला है कि यह मनुष्य के अवकाश के क्षणों में मन के समुचित संस्कार करने का माध्यम है। अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत की पांचवी विशेषता है संगति पर विशिष्ट जोर। शिक्षा योजना में संगीत पर अरस्तु को जोर दिया गया है। उन्होंने सामान्यतः कहा है कि संगीत की शिक्षा 3 प्रकार से उपयोगी मानी जा सकती है, जिसमें प्रथम है यह मनोरंजन एवं आरंभ के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है, और दूसरी विशेषता है कि यह नैतिकता प्रशिक्षण का कार्य कर सकती है, और तीसरा है यह मस्तिष्क के संस्कार एवं परिकार का साधन हो सकती है। संगीत हमारे सम्मुख सद्गुणों की प्रतिमा उपस्थित कर सकता है, ऐसा अरस्तु का विचार है। नव युवकों के चरित्र पर नैतिक प्रभाव डालने का यह बड़ा कारगर साधन है। अरस्तु की जो शिक्षा योजना है उसमें कतिपय दोष होते हुए भी, हाँ मतलब उन्होंने जो शिक्षा सिद्धांत दिया है वह भले ही पूर्ण नहीं है, लेकिन उसमें जो है सो पूर्ण रूप से गलत भी नहीं है और पूर्ण रूप से एकदम बेकार भी नहीं है। वह महत्वहीन नहीं है, वह कुछ ना कुछ अपने लेवल पर इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। इसका सबसे बड़ा गुण है कि यह मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित है, यानी कि जो व्यक्ति की मानवीय सोच है उस पर आधारित है। इसका दूसरा गुण यह है कि यह नागरिकों के चरित्र निर्माण राज्य के स्वरूप के ढांचे में करता है, यानी कि जो राज्य के नागरिक हैं उन्हें राज्य के स्वरूप ढालने का प्रयास करता है अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत। तो ये एक विशेषता है। इसके परिणाम स्वरूप सिर्फ राज्य का स्थायित्व दायित्व दृढ़ नहीं होता, बल्कि नागरिक राज्य के विकास में भी योगदान करते हैं। यानी कि सिर्फ राज्य आगे नहीं बढ़ता है, व्यक्ति स्वयं का विकास कर पाता है और जो राष्ट्र आगे बढ़ता है उसमें नागरिकों का भी योगदान होता है। तो ये था आज का विषय। उम्मीद है इससे आपको आने वाली परीक्षा में सहायता होगी। इस विषय का PDF जो मैंने हाथ से लिखा है वो नोट्स
मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं।